जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल राजपूत MRC क्लासेस करना की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्लास 3 होगी। इससे पहले 2 न्यूमेरिकल की क्लास में अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहां पे आपको दोनों पिछले न्यूमेरिकल की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखो, जो अपने न्यूमेरिकल की क्लास है पूरी कम से कम 15-20 क्लासें बनाएंगे, जिनमें मुख्य जितने भी टॉपिक होंगे, जहां से NTPC ग्रुप डी और NTPC मेंस में न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। यहां तक कि जो मतलब एयरफोर्स का एक्स ग्रुप होता है वहां भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। कोस्ट गार्ड के पेपर में भी ओम के नियम का एक न्यूमेरिकल आया था। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपको पार्टों के माध्यम से सारी वीडियो उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का है। तो काफी ज्यादा पिछली बार मतलब उसमें ग्रुप डी के पेपर में गतिज और स्थितिज ऊर्जा से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो पहले हम मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा को क्रम बाय क्रम उनकी परिभाषा समझ लेंगे, उनके उदाहरण समझ लेंगे। उसके बाद इनसे किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं और न्यूमेरिकल को हम क्रम बाय क्रम करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता है कि गतिज ऊर्जा क्या है, पहले ऊर्जा को ही देख लेते कि ऊर्जा क्या है, फिर उसके पार्ट बांटेंगे। तो ऊर्जा क्या है, देखिए, तो ऊर्जा या एनर्जी क्या है। तो ऊर्जा एक प्रकार की कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होती है ना, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान के चलो आप कोई काम करते हैं, आप में उस काम को करने की कितनी क्षमता बचती है और किस तरीके से आप उस काम को कर सकते हो। तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका जो SI मात्रक होता है ऊर्जा का, वो क्या होता है, जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो अब क्या होता है कि ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहली जो होती है आपकी वो होती है गतिज ऊर्जा। पहली होती है आपकी गतिज ऊर्जा, जिसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जिसको। दूसरी हमारी जो होती है वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। एक यांत्रिक ऊर्जा और होती है, वो इन दोनों का योग होता है। ठीक है। तो पहले आपकी गतिज ऊर्जा होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, इससे किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हो, किस तरीके से आपके जीवन में उपयोगी है। देखो, जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि गतिज, तो कहने का मतलब है इसके शब्द में इसकी परिभाषा छुपी है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, उसके मोशन के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा होती है ना, जो ऊर्जा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा आपकी कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु इस संसार में गतिमान अवस्था में, जैसे मान के चलो मेरे पास ये डस्टर है, अभी ये डस्टर जो है वो विराम की अवस्था में, अगर मैं इस डस्टर को इस तरीके से फेंकूं तो फेंकने के बाद ये काय में हो जाएगा, गति में हो जाएगा। और इसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो कितनी ऊर्जा होगी, वो किस प्रकार की ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा होगी। तो कहने का मतलब है, जैसे कि मान के चलो पंखा चलता है, तो पंखा जब गति करता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा हो जाती है। जैसे चलते पंखे में हम हाथ लगाएंगे तो हमारी उंगली कट जाती है। इसका मतलब है कि पंखा चल रहा था, चलते हुए पंखे में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। जैसे हम दौड़ते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे हम मान के चलो कोई बालक दौड़ता है, तो दौड़ते हुए बालक में एक प्रकार की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कैसी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मान के चलो कि एक बालक दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा, उसके रास्ते में वो आ जाता है, तो टकराने के बाद एक बालक गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब दौड़ता हुआ बालक जो होता है ना, तो दौड़ता हुआ जो बालक होता है उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो दौड़ता हुआ बालक भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस, जब चलती हुई बस होती है तो गति अवस्था में होती है, तो उस गति अवस्था की वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरा, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, वो लट्टू होता है घूमने वाला, इसको रस्सी से घुमा के फेंक दिया जाता है, तो उस लट्टू में जो ऊर्जा होती है उसकी गति के कारण होती है। वो भी किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, अगर नदी में पानी बह रहा है तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद दौड़ता हुआ बालक, गतिज ऊर्जा। चलती हुई हवा, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई बस, चलती हुई ट्रेन, यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं अपनी गति में हैं
उस गति के कारण में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। सीधी परिभाषा से क्लियर हो जाता है कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, उस प्रकार की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के जो मुख्य उदाहरण है कि दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई बस, बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ते हुए पक्षी, यानी कोई भी चीज इस संसार में अगर गतिज अवस्था में है या गति अवस्था में है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल आपके पेपरों में कैसे बनते हैं, देखो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 m गुणा v का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है, क्योंकि ये अगर आपको मैं डेरिवेशन बताऊं किस तरीके से आया तो ये आपको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पेपर में सीधे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो हमने लिखा था कि इसकी परिभाषा होगी, अब ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का K बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर जो m है ना, m है क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान है, जिसको हम मास कहते हैं। तो m क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है, v वेग है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब है m किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, v उसका क्या होगा, वेग होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे मान के चल रहा है ये डस्टर मेरे पास है, इस डस्टर का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। मान के चलो डस्टर का द्रव्यमान कितना है, मैंने मान लिया कि डस्टर का द्रव्यमान 2 किलोग्राम मान लिया, तो m बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2 किलोग्राम। अब ये डस्टर यहाँ पर इस तरीके से रखा है तो भाई साहब गति अवस्था में नहीं है, तो अभी इसका क्या हो जाएगी, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है ना वो द्रव्यमान और वेग पे क्या करती है, निर्भर करती है। अगर दोनों में से कोई भी जीरो हो जाएगा आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। अब मैंने कहा कि 2 किलोग्राम का डस्टर है, अब इस 2 किलोग्राम के डस्टर को मैं इस तरीके से फेंकता हूँ, फेंकने के बाद ये मोशन में आ जाएगा, काय में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। मान के चलो इस डस्टर को मैंने 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया, फेंका। तो 2 किलोग्राम के डस्टर को हम 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरीके से फेंकते हैं, तो फेंकने के बाद इस डस्टर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए K बराबर होता है 1/2 m गुणा v का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 जैसा कि m की वैल्यू कितनी है 2 और v की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपकी निकल के आएगी 4 जूल। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 किलोग्राम के डस्टर को मैं 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता हूं तो उसमें 4 जूल की ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी पैटर्न पे आपके सारे न्यूमेरिकल ऐसे बनते जाएंगे। तो सीधा क्या आपको एक तो आपकी परिभाषा याद रखनी है कि गतिज ऊर्जा क्या है, इसमें किस प्रकार की एनर्जी होती है, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। दूसरा गतिज ऊर्जा का होता है इसका फॉर्मूला K मतलब काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा का मान या तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा या वेग पे। अगर दोनों चीजें हैं तभी गतिज ऊर्जा आप निकाल सकते हो, अन्यथा अगर एक जीरो हो जाता है दोनों में से तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस तरीके के मैं न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से बनाते जाऊंगा जो आपके पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इस तरीके से उनके न्यूमेरिकल को। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको क्या इस पैटर्न को समझना है किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप भी इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं एक सवाल आपको बोलता हूँ, पहला हम न्यूमेरिकल इसका करते हैं गतिज ऊर्जा का। पहला जो न्यूमेरिकल है हम कहते हैं कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु को, यानी कहने का मतलब है किसी m बराबर कितना दिया है, 20 किलोग्राम की एक वस्तु को मैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता हूं। तो 20 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मैं फेंकता हूं तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी इसको निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो K बराबर हो जाएगा आपका 1/2 m गुणा v का स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाए 1/2 जैसा कि तैसा आपको रखना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। m की जो वैल्यू है वो 20 दी है और v की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इस तरीके को काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दशेरम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10, तो ये 10 जैसा कि तैसा 10 का मैं स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 जूल मेरा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जब मैं 20 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता हूं तो मेरी कितनी ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो जाती है, 1000 जूल उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। एक तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। और दूसरी बात बहुत ही आसान है, कभी कभी वो क्या कर देगा, आपको गतिज ऊर्जा दे देगा। क्या दे देगा, गतिज ऊर्जा दे देगा। आपको वेग निकालना पड़ेगा, आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान के चलो दूसरा मैं सवाल इसी से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं कह देता हूं कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, एक वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी दी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1000 जूल की उसमें गतिज ऊर्जा आपको दी है। वो कह रहा है कि उस वस्तु का वेग कितना है, वेग दिया है आपको v बराबर कितना दे दिया उसने,
वेग दिया आपको 10 मीटर प्रति सेकंड आपको वेग दे दिया। अब वो आपसे गतिज ऊर्जा की जगह क्या पूछ सकता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी 1000 थी और जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो उस वस्तु का आप द्रव्यमान निकालिए। ऐसे मान के चलना कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर में गतिज ऊर्जा कितनी है 1000 जूल की गतिज ऊर्जा, इसको मैं कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता हूं 10, तो इस डस्टर का द्रव्यमान मुझे निकालना है। तो इसका द्रव्यमान भी हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही होगा ke बराबर 1/2 m गुणा v का स्क्वायर। यहाँ पे ke उन्होंने मुझे दिया है तो ke मेरा क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पर 1/2 मेरा जैसे कि तैसा रहेगा, m तो मुझे निकालना है, v की वैल्यू कितनी थी 10, और 10 का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देखो 1000 बराबर में 1/2 m मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, कितना हो जाएगा इसका ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर इसको गुणा यहाँ से काट सकता हूँ, इस तरीके से ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 50 यहाँ पे। अब यहाँ पर आपका 1000 m गुणा कितना बचा 50, 50 को मैं इस तरीके से यहाँ पे ला सकता हूँ, इस साइड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। तो देखो मेरा यहाँ बराबर में कितना बचा था 1000 जूल m बटे गुणा 50। अब मुझे m निकालना है, m को तो मैं क्या करूंगा वहीं पे छोड़ूंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1000 बटे कितना आ जाएगा 50 बराबर में m, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो m बराबर कितना हो जाएगा 20। कहने का मतलब है कि देखो हमने m बराबर यहाँ भी 20 लिया था और हमने m बराबर यहाँ पे 20 निकाल लिया। इसका मतलब है कि आप इसी फॉर्मूले के माध्यम से अगर आपको गतिज ऊर्जा होगी तो आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो, और अगर आपको द्रव्यमान निकालना होगा तो आप द्रव्यमान निकाल सकते हो। जब मैंने द्रव्यमान यहाँ पे 20 लिया था, वेग मैंने 10 लिया था, तो मेरी गतिज ऊर्जा कितनी आई थी 1000 आई थी। अब मैं इसी चीज को सिद्ध करना चाहता था तो मैंने गतिज ऊर्जा कितनी ले ली 1000 ले ली, वेग कितना ले ली 10। अगर ये मेरा पूरा सही होता तो मेरा द्रव्यमान कितना आना चाहिए था 20, तो देखो यहाँ पर मेरा द्रव्यमान कितना आ गया 20। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल आपके पेपरों में बनेंगे वो बनते हैं गतिज ऊर्जा के, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। अगर आप पिछले पेपर देखोगे ग्रुप डी वगैरह तो इसी पैटर्न पे कम से कम 50 न्यूमेरिकल आपके पेपरों में रखे हुए हैं। तो ये तो हमारा हो गया आपका गतिज ऊर्जा, इसके अलावा कोई भी पैटर्न गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल नहीं बनता है। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी फॉर्मूले पे आपको चीजों को समझना है कि इसका द्रव्यमान कितना, वेग कितना है। और इतना ध्यान रखें कि कभी कभी वो द्रव्यमान को जीरो कर देता है, वो इस तरीके से पूछ देता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, लेकिन वो वस्तु ग्राम अवस्था में, मतलब उसमें वेग नहीं है। मान के चलो डस्टर मेरे हाथ पे यहाँ पे रखा है, मैं कह दूं इस डस्टर का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, लेकिन भाई साहब गति में नहीं है, वो पूछे गतिज ऊर्जा कितनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस डस्टर का m बराबर तो दे दिया आपको कितना 1000 किलोग्राम दे दिया, लेकिन v बराबर क्या है कुछ नहीं है, 0 है। तो क्या हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा भी कितनी आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि जब तक कोई वस्तु गति में नहीं है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती है। अर्थात इस डस्टर में जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु ब्राह्म की अवस्था में रखी, तो ब्राह्म की अवस्था में जब वस्तु होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती है। तो ये तो जो हमारा था वो गतिज ऊर्जा का था। अब मैं आपको स्थिर ऊर्जा का भी आगे कर देता हूं, तो इससे आपके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। आपका गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का पूरा वीडियो हो जाएगा फिर। अब देखो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बस दोनों का थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इन चीजों को नोट कर लिया करें क्योंकि बाद में रिवीजन करने के काम में चीजें आपको आएंगी। इसी तरीके के न्यूमेरिकल बन रहे हैं। तो अगला जो हमारा होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को पी से क्या दर्शाते हैं। अब एक चीज जैसे आपने पिछले देखा कि गतिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो तो हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जो ऊर्जा उसमें क्या हो जाती है उत्पन्न होती है, वह कहलाती है उसकी कौन सी ऊर्जा? वो इसकी स्थितिज ऊर्जा, या उसको हम उसकी क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हम उसको क्या करते हैं? कहते हैं। अब स्थिति का मतलब क्या? जैसे मान के चलना कि ये मेरे पास क्या मार्कर, अगर मैं मानूं कि इस तरीके से मेरे पास कोई धनुष होता है, अब धनुष को मैंने इस तरीके से खींच के रखा है, मैंने धनुष में इस तरीके से तीर को लगा दिया। अब मैं जैसे उसको खींचूंगा तो खींचने के बाद उसकी स्थिति इस तरीके से क्या हो जाएगी? बन जाएगी। लेकिन जब मैं खींचने के बाद मैंने इस तरीके से यहाँ को धनुष को पकड़ा, अब मैं इसको फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूर नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं इसको स्थिति में बना के इस तरीके से रख दूंगा, फिर मैं धनुष को छोड़ूंगा तो तीर मेरा काफी दूर जाएगा। इसी तरीके से आपका गुलेल होता है। तो गुलेल को अगर आप ज्यादा से ज्यादा से खींचने की कोशिश करोगे तो जितना ज्यादा गुलेल पीछे की ओर जाएगा उतनी ज्यादा वो अपनी स्थिति को बना के रखेगा, और फिर जब आप उसकी स्थिति को छोड़ोगे तो उस वस्तु में उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा में क्या हो जाए? चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पे
उदाहरण के तौर पे होता है कि जैसे खींचा हुआ धनुष, छोड़ा हुआ नहीं, खींचा हुआ जो धनुष होता है ना, खींचा हुआ धनुष, खींचे हुए धनुष में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, जो चाबी वाली घड़ी होती है, तो चाबी वाली घड़ी में आप क्या कर देते हो, उसकी स्थिति के रूप में उसको चाबी भर देते हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो घड़ी चलती है वो चाबी उसकी लूज होने लगती है। तो कहने का मतलब कि चाबी वाली घड़ी में जो ऊर्जा होती है ना, उसकी स्थिति के कारण होती है। तो चाबी वाली घड़ी को क्या देना, चाबी देना या चाबी भरना। चाबी वाली घड़ी में क्या भरना, चाबी भरना भी काय का उदाहरण हो जाएगा आपके स्थितिज ऊर्जा का। उसके बाद जो बांध होते हैं, बांध में जो पानी इकट्ठा होता है वो भी उसकी स्थिति के कारण होता है, ऊंचाई की वजह से होता है। तो बांध में इकट्ठा किया हुआ जो पानी होता है ना, वो भी उसकी स्थिति के कारण होता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे मान के चलना ना, बचपन में आपने कार देखी होगी, छोटी सी कार आती थी, बचपन में हम खरीद के लाते थे मेले से, 5-10 रुपए की वो कार आती थी। तो इस तरीके से मान के चलो वो कार होती थी, उस कार में यहाँ पे चाबी देने के लिए एक स्लॉट बना रहता था। तो हम क्या करते थे, उस कार को इस तरीके से दबा के वहां पे इस तरीके से उसमें चाबी भरते जाते थे। चाबी भरने के बाद क्या होता था कि वो कार, फिर हम उसको छोड़ते थे तो वो कार आगे बढ़ जाती थी। तो लेकिन जब वो कार फिर खराब हो जाती, तो खराब होने के बाद हम उसको देखते तो उसमें इस तरीके की स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाती थी। इसका मतलब है कि जब उस कार को हम चाबी देंगे तो ये स्प्रिंग इस तरीके से क्या होती जाती थी, पास होती जाती थी। कहने का मतलब है कि इस स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती थी, और जब बाद में वो कार चलती थी तो स्प्रिंग इस तरीके से क्या हो जाती थी, आपकी बाहर निकलने लग जाती थी। जहां जब तक स्प्रिंग पूरी निकल जाती थी कार आपकी रुक जाती, और जब ये स्प्रिंग पूरी इकट्ठी हो जाती थी कार में एनर्जी क्या हो जाती थी, क्रिएट हो जाती है, जनरेट हो जाती थी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर m गुणा G गुणा H होता है। तो P बराबर क्या होता है, mg, H होता है, यहाँ पर m क्या है, G क्या है, H क्या है। अभी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होगा। G का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो। h का मतलब होगा ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई भी हो सकता है, लंबाई, जैसे आपको सवाल में दिया होगा ऊंचाई या लंबाई दोनों आपके हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी वस्तु की हम पोटेंशियल एनर्जी को आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे पास एक वस्तु है, मान के चलो मेरे पास धनुष है, या मैं कह दूं कि एक लड़की इस तरीके से, मान के चलो ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, ये 20 मीटर ऊंचा टावर है, कितने नीचे मतलब छत है, ये 20 मीटर ऊंची छत है, तो h बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब एक लड़की इस छत पर मैं कहता हूं 20 लीटर की 20 किलोग्राम की बाल्टी लेकर यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। मान के चलो ये कोई लड़की खड़ी है, इस लड़की के हाथ में क्या है, बाल्टी है, इस तरीके से। उस बाल्टी का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम, और मैं कह देता हूं कि इस छत की ऊंचाई भी कितनी है, 20 मीटर है। अब कहने का मतलब है कि देखो जी तो आपको पृथ्वी पर सदा आपको मिलेगा, जी की वैल्यू अर्थ पर आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगी। तो अगर आपको ये दिया है तो आपको ये लेना है, नहीं दिया है तो आप जी बराबर कितना ले सकते हो, 10 ले सकते हो। लगभग में जी की वैल्यू 9.8 बराबर कितना हो जाता है, 10 ही हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक 20 मीटर ऊंचे छत पर एक लड़की चढ़ती है और उसके हाथ में 20 किलोग्राम की एक बाल्टी होती है जिसमें पानी भरा रहता है। अब वो लड़की उस बाल्टी को इस तरीके की पोजीशन में मतलब लुढ़काने वाली होती है, लेकिन लुढ़काती नहीं है, तो उस बाल्टी के पानी में कितनी स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी होगी। तो कहने का मतलब है कि हमें P निकालना है, mg h तीनों चीजें हमें दी होंगी। बाल्टी का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम, g की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आपको 9.8 लेना है 9.8 भी आप ले सकते हो, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी, क्योंकि वो लड़की 20 मीटर की ऊंचाई पे जाकर क्या करे, चढ़ रही है। तो P बराबर जो आपका होगा विद दशेरम आपका ये हो जाएगा 200, और इसमें इस तरीके से आप 20 का गुणा और कर सकते हो। तो P बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये आपके 3 जीरो, जैसे कि कहने का मतलब उस बाल्टी के पानी में 4000 जूल की क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। उसमें जिसकी ऊंचाई कितनी होगी आपकी, 20 मीटर ऊंचाई होगी, उसका द्रव्यमान कितना होगा आपका, 20 किलोग्राम होगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप स्थितिज ऊर्जा को आसानी से निकाल सकते हो। एक और देख लेते हैं हम स्थितिज ऊर्जा का, पूरा पैटर्न यही रहेगा, बाकी आपकी संख्या चेंज हो जाएगी, आपका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसी पैटर्न पे आपके सवाल आएंगे। एक और मैं कह देता हूं कि एक बांध है और उस बांध का छोटा सा बांध है, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे, एक छोटा सा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है, एक बांध की ऊंचाई है 200 मीटर। कितनी मीटर ऊंचाई है, 200 मीटर उसकी क्या है, ऊंचाई है। और मैं कह देता हूं कि उस बांध की 200 मीटर ऊंचाई है, और उस बांध में m बराबर हम क्या करते हैं, 1000 किलोग्राम 1000 लीटर का पानी उसमें इकट्ठा करके रखते हैं। वहां पर g की वैल्यू कितनी दी आपको, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको g की वैल्यू देके रखी।
तो उस बांध के पानी में कितनी ऊर्जा इकट्ठी करके रखी जा सकती है। तो P बराबर क्या होगा, M गुणा G गुणा H। आपको इस पैटर्न पे चल रहा है, आपको M देगा, आपको G देगा, आपको H देगा। अगर इनमें से किसी चीज को निकालना होगा तो वो आपको गतिज ऊर्जा दे देगा, 2 ये दे देगा, तीसरा आपको कोई भी निकालना होगा। तो कहने का मतलब है कि H की वैल्यू कितनी, यहां पर हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। M हमारा कितना है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम हमारा H M हो गया। 200 मीटर की इसकी क्या थी ऊंचाई, 200 मीटर मैंने इसकी ऊंचाई ले ली, और 10 मीटर क्या था इसके, सॉरी जी कितनी थी 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका जी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनका गुणा कर दूंगा। तो पहले देखो जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 3 2 5 1 6 जीरो, 6 जीरो आप जैसे कि तैसे रख दो, 2 का क्या कर दो 2 लिख दो इस तरीके से। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आपकी इस तरीके से आपकी निकल के आ जाएगी। तो इतने जूल की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उस बांध के पानी में इकट्ठी होगी, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम होगा, और 200 मीटर की ऊंचाई होगी, 10 पे वहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वहां पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। एक और देख लो, छोटा सा और करके देखते हैं। मैं कह देता हूं किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम है, M बराबर कितना 2 किलोग्राम है, और उस वस्तु की ऊंचाई को छत पे ले जाके उस वस्तु की ऊंचाई h बराबर देके रखी है आपको 4 मीटर, आपको ऊंचाई देके रही। जी की वैल्यू आपको कितनी दी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपको जी की वैल्यू देके रखी। अब वो कह देगा कि इस वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो P बराबर mgh के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा आसानी से निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू मेरे पास 2 है, g की वैल्यू कितनी है 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, 40, 10 को 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। तो 80 जूल की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु में उत्पन्न होगी जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम होगा, ऊंचाई इतनी होगी, जी की वैल्यू इतनी होगी। इस तरीके से हम दोनों फॉर्मूलों के माध्यम से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कोई भी कठिन नहीं होता, बस उसका पैटर्न समझना पड़ता है। तो 2 पैटर्न के आधार पर जितने सारे न्यूमेरिकल थे वो बने थे, और जिन लोगों को न्यूमेरिकल की पीडीएफ चाहिए वो एमआरसी क्लासेस कररा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम न्यूमेरिकल की सारी पीडीएफ डालते हैं। तो जो लोग नए हैं वो इन चीजों को अच्छे से देखें, समझें। भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डेली शाम को हमारा वीडियो आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।